हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। इसका नाम है टीएन 360। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक और कंसंट्रेशन टर्म के बारे में, जिसका नाम है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। पिछले कुछ वीडियोस में हमने जाना था कि मोलैरिटी क्या होती है और मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन क्या होता है। तो आपको अच्छे से मोलैरिटी समझ में आ चुकी है, मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन समझ में आ चुकी है। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले मोल फ्रैक्शन क्या होता है। देखिए, मोल फ्रैक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 चैप्टर सोल्यूशन का, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इससे न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं और ये काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट भी है। तो आज हम इसको जानेंगे मोल फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको इसकी बेसिक डेफिनेशन के साथ। तो देखिए, ये रेशियो है, क्या है? इट इज द रेशियो। रेशियो किसका? रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूशन में जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, तो उनमें से किसी भी एक के हम नंबर ऑफ मोल्स लेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट of the solution। यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोल को हम प्लस करके उनमें से सॉलिड सॉल्वेंट की किसी भी एक मोल से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। इसको हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे और उसके फॉर्मूले के तौर पे। देखिए, इसको रिप्रेजेंट करा जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय काई। इस सिंबल को काई कहते हैं और ये इसी से रिप्रेजेंट किया जाता है मोल फ्रैक्शन को। आप इसे आमतौर पे x के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों ही चल जाएगा आपका। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, जो मोल फ्रैक्शन है वो दोनों में डिफाइंड है, सॉल्यूट के भी डिफाइंड है और सॉल्वेंट के भी डिफाइंड है। तो अगर मैं मोल फ्रैक्शन के सॉल्यूट का फॉर्मूला लिखूं, मोल फ्रैक्शन फॉर सॉल्यूट, तो वो होगा x solute या chi solute equals to number of moles of solute divided by number of moles of solute plus number of moles of solvent। जैसे कि मैंने बताया था डेफिनेशन में, ये एक रेशियो है, तो ये फ्रैक्शन में होगा आपका। रेशियो किसका है? मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट की किसी के भी आपको नंबर ऑफ मोल्स लेने हैं जो कि आपको ऊपर रहेगा, और डिवाइड आप किसे करने हैं? टोटल नंबर ऑफ मोल्स से, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के सम से डिवाइड कर देना है। तो अगर आपने मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का, तो ऊपर रहेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नीचे रहेगा उन दोनों का टोटल, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का टोटल नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन अगर आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ऊपर आ जाएगा और नीचे अगेन वही रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन दोनों के लिए निकल सकता है, सॉल्यूट के लिए निकल सकता है, सॉल्वेंट के लिए भी निकल सकता है। बस सॉल्यूट के लिए अगर आपको निकालना है तो आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर रखना पड़ेगा और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स लेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालने हैं तो ऊपर सॉल्वेंट के मोल्स लेंगे, नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स लेंगे। तो इससे आपने देखा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल्स आप कैसे निकाल सकते हो या मोल फ्रैक्शन आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों के लिए निकालनी पड़ेंगी वैल्यूज को, और तब जाके इस फॉर्मूले में पुट करके मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हो। इसमें एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो कंसंट्रेशन टर्म है ना आपकी मोल फ्रैक्शन, ये यूनिटलेस कंसंट्रेशन टर्म है। कैसी कंसंट्रेशन है आपकी? यूनिटलेस। इट इज अ यूनिटलेस कंसंट्रेशन टर्म। यूनिटलेस क्यों? क्योंकि अगर आप फॉर्मूले को ध्यान से देखोगे, ऊपर में मोल्स है, नीचे में मोल्स है, तो मोल से मोल बेसिकली कट जाएगा आपका, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि ऊपर भी मोल्स है और नीचे भी मोल्स है तो मोल्स ही, भले टोटल हो या ऊपर एक के मोल्स है, लेकिन आपका मोल से मोल कट जाएगा तो मोल की कोई यूनिट नहीं बचेगी, इसलिए मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा कंसंट्रेशन टर्म है जिसकी कोई यूनिट नहीं है, तो आंसर क्या होगा आपका? मोल फ्रैक्शन होगा। ठीक है, ये टेम्परेचर पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम का चेंज आता है, और हमने पिछले वीडियो में देखा था मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन
कि वॉल्यूम के चेंज करने पे आपका मोलैरिटी पे चेंज आता है, पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पे कुछ नहीं आता। यानी नंबर ऑफ मोल जो है वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड टेम्परेचर पे डिपेंड भी नहीं करता है। ठीक है, तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है आपका नंबर ऑफ मोल्स, इसीलिए मोल फ्रैक्शन भी टेम्परेचर से डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के चेंज करने पे इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने देखी यहाँ पे, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, और एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। ठीक है, या यूनिटलेस कंसंट्रेशन टर्म। एक लास्ट बात मुझे आपको बतानी थी इसके बारे में, जो कि होगी कि अगर मैं सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को प्लस करूं सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन से, तो वो हमेशा आएगा आपका 1 के बराबर। यानी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के बीच का रिलेशन। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, क्योंकि अगर आपने सॉल्यूट के मोल्स निकाल दिए तो बस आपको उसको 1 से माइनस करना होगा और आपके सॉल्वेंट के मोल भी आ जाएंगे, मोल फ्रैक्शन आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा मोल फ्रैक्शन क्या होता है। ये बस एक रेशियो है नंबर ऑफ मोल्स का। ठीक है, सॉल्यूट के निकालते तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर है और सॉल्वेंट के निकालते तो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर है। तो आप इस पूरे टॉपिक का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम देखेंगे इसका एक एग्जांपल क्वेश्चन के साथ। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखते हैं मोल फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन छोटा है समझने के लिए कि मोल फ्रैक्शन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पे हम एग्जांपल ले रहे हैं, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन of glucose when 360 gram of glucose dissolved in 36 gram of वाटर। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपके पास, आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है ग्लूकोज का जब 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व हो रहे हैं 36 ग्राम ऑफ वाटर में। तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा, आप गिवन स्टेटमेंट लिख देंगे कि गिवन क्या चीज़ है आपके पास इस क्वेश्चन के लिए। देखिए सॉल्यूट यहाँ पे कौन है, ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का मास कितना दिया है आपको 360 ग्राम दिया है। ठीक है, ग्लूकोज जो कि आपका सॉल्यूट है उसका मास दिया है 360 ग्राम। ग्लूकोज का फॉर्मूला जो होता है वो होता है C6H12O। ठीक है, अगेन जो आपका वाटर है वो यहाँ पे सॉल्वेंट दिया है और वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, जिसका मास आपको दिया है यहाँ पे, इसका मास हमने दिया है 36 ग्राम। हमें फाइंड क्या करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज हमें फाइंड करना है। ग्लूकोज यहाँ पे सॉल्यूट है तो आप काई सॉल्यूट लिख सकते हैं या मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज ऐसे काई ग्लूकोज करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, या यहाँ लिख देता हूँ सॉल्यूट फाइंड आउट करना है। तो ये आपका गिवन स्टेटमेंट थी और ये आपकी फाइंड करने वाली वैल्यूज है। अब हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे एक चीज देखनी है कि सबसे पहले आपको फॉर्मूले में क्या चीजें चाहिए हम वो देखते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर आपको निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास। तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट जो दिया है आपको क्या होता है फॉर्मूला, हाँ लिखता हूँ, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास। तो यहाँ पे भी अगली फॉर्मूला रिपीट होगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय
मोलर मास प्लस अगर आप सॉल्वेंट के मोल्स निकाल दो तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा अलग, मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय सॉल्वेंट का मोलर मास। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला करता है मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मोलर मास। तो अगर मैं इसका मोलर मास निकालूं तो कितना आएगा आपके पास? अगर आप कार्बन की बात करें तो एक कार्बन का 12 होता है तो 12 × 6 हो जाएगा। यहाँ पे एक ऑक्सीजन का आपका 16 होता है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो यहाँ पे 1 × 12 हो जाएगा आपका, प्लस यहाँ पे हो जाएगा एक ऑक्सीजन का 16 और इंटू यहाँ पे क्या है 6, तो आपका आएगा 180। तो यहाँ पे मोलर मास ऑफ ग्लूकोज क्या दे रखा है आपको? 180 दे रखा है। वही अगर मैं मोलर मास वाटर का निकालूं तो वाटर का कितना होगा? 1 × 2 + 16 यानी कि कितना होगा यहाँ पे 18। तो मोलर मास ऑफ वाटर दे रखे हैं यहाँ पे 18 और मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना दिया है? 180। अब हम लगाएंगे मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। तो देखिए मैं आपको क्वेश्चन को रफ कर देता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा यहाँ पे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपन मोलर मास। तो मास ऑफ सॉल्यूट आपको कितना दिया है? 360 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपको कितना दिया है? 180। अगेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो 360/180 आएगा यहाँ पे, प्लस हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के साथ में। सॉल्वेंट के मोल्स निकालने के लिए आपको क्या फॉर्मूला है? मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मोलर मास। तो मास ऑफ सॉल्वेंट आपको कितना दिया है? 36 ग्राम, तो 36 आएगा यहाँ पे, और नीचे क्या आएगा आपके पास? 18 आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा एक कट जाएगा इससे, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा। तो यानी कि ऊपर आया 2, नीचे आया 2 + 2 यानी कि 2/4 यानी कि 1/2 यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड कितना आ गया आपका यहाँ पे? 0.5। तो यहाँ हमने देखा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड आया 0.5, जो कि बहुत इजीली निकल गया क्योंकि हमें मोलर मास पता था सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का भी, और हमें मास पहले से गिवन था। तो ऐसी ही वैल्यूज को पुट करके हम इजीली मोल फ्रैक्शन को निकाल सकते हैं सॉल्यूट के लिए। अब हमें रिलेशन पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। देखिए हमने क्या बनाया था? काई सॉल्यूट जो होता है और काई सॉल्वेंट का जो सम होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का सम होता है 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 0.5 यानी कि इसकी वैल्यू है 0.5। और अगर हमें सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन को निकालना है तो हम इस रिलेशन में पुट करके आराम से निकाल सकते हैं। तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन भी कितना जाएगा यहाँ से? 1 - 0.5 जो कि कितना होगा? 0.5। ठीक है, तो सॉल्वेंट के भी मोल यहाँ पे 0.5 निकल गए और सॉल्वेंट के मोल भी 0.5 निकल गए, जिनका सम किसके बराबर है? आपका 1 के बराबर है। तो ये हमने देखा एग्जाम्पल मोल फ्रैक्शन का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा मोल फ्रैक्शन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चनों के साथ या और टॉपिक के साथ इसी चैनल में जिसका नाम है DN 360। तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।